तपस्या और अभिमन्यु अपने अपने दोस्तों के साथ उन्नति के कमरे में मौजूद थे। वह सब महल में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ बैठे हुए सबसे पहले हेजल, उन्नति और गौरव ने अपने अनुभव के बारे में बताया। जब वह महल के कमरे के किसी मैदान में पहुँच गए थे तो वहीं उनके बाद पार्थ ने उन्हें उस दिन के बारे में बताया जब वह भव्य के साथ प्रताप सिंह के कमरे में पहुँचे थे। उन लोगों के बताने के बाद अभिमन्यु और तपस्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर पहले उर्मिला ने उन्हें प्रताप सिंह के पूरे सच के बारे में बताया था। अभिमन्यु ने उन्हें सब कुछ बताने के बारे में सोचा। उसने कहा, आप लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वह झूठ नहीं है और वह सब कहीं न कहीं बड़े दादा साहब से जुड़ा हुआ है। इन सब के बारे में हमें भी थोड़ी देर पहले ही पता चला। उर्मिला आंटी ने हम दोनों को इस बारे में बताया। वी डोंट नो कि आपको हमारी बातों पर यकीन होगा या नहीं, बट उर्मिला आंटी ने जो भी बताया है वह 100% ट्रूथ है। तपस्या ने आगे कहा, यकीन ना करने जैसा भी कुछ नहीं है। यहाँ आने से पहले हम में से कोई भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब से हमने अपनी आँखों से सब कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके बाद तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता, गौरव ने कहा। उसके हाँ कहने पर अभिमन्यु और तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर सारी कहानी उनके सामने रखी कि कैसे प्रतापगढ़ में श्राप के तहत एक अजीब बीमारी आई। उस बीमारी से ग्रसित होने के बाद प्रताप सिंह की जान बचाने के लिए उनकी 3 रानियां सुभद्रा, सुनैना और सुकृति ने काली साधनाओं का सहारा लिया। उसके बाद प्रताप सिंह की जान बच गई और वह अब तक जिंदा भी हैं। यहाँ तक कि उनकी 3 रानियां भी उनके साथ आत्मिक रूप से मौजूद हैं। उनकी लंबी आयु और उम्र भर रानियों का साथ पाने के लिए वो कालखोर को चंद्रवंशी रक्त अर्पित करने और नवविवाहित चंद्रवंशी रक्त बंधन जैसी प्रक्रिया को आज भी दोहराते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद वह चारों उन दोनों की तरफ हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर तक वहाँ चुप्पी छाई रही। उस चुप्पी को तोड़ते हुए पार्थ ने कहा, इसका मतलब राजकुमारी तपस्या की कहानी 100% सही है। उनकी बलि देने के लिए उनकी शादी की गई थी और राजकुमार महेंद्र प्रताप सिंह के साथ। हाँ, तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और आगे कहा, अब तक की बातों पर तो फिर भी आपको यकीन करने में मुश्किल नहीं हुई होगी, लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह सच में अनबिलीवेबल है। गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज सुबह मैं राजकुमारी तपस्या से मिली। उनकी आत्मा ने मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। क्या? लेकिन वह तुमसे बात करने क्यों आएंगी? पार्थ को वह सब सुनकर बहुत हैरानी हुई। पहले तो मुझे भी यही लगा था, फिर बाद में उन्होंने बताया कि मैं उन्हीं के वंश से हूँ। उन्होंने मुझे राजकुमारी कहकर भी बुलाया। बोलते हुए तपस्या ने अपने हाथ को आगे किया और कलाई पर हाथ रखकर कहा, भले ही आप सबको मेरे हाथ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने एक इनविजिबल बैंगल पहन रखी है। राजकुमारी तपस्या ने मुझे यह दी है और यह भी कहा है कि जब भी मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से अपने हाथ को पकड़कर उन्हें बुला सकती हूँ। अगर तुम राजकुमारी तपस्या के घरानों से हो तो मैं भी वहीं से हूँ। इसका मतलब हम दोनों का भी कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, पार्थ ने कहा।
हाँ, हो सकता है। मॉम डैड ने कभी मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया ही नहीं। तो तुम मेरे कज़न हो सकते हो या कुछ और, तपस्या अंदाज़ा लगाते हुए बोली। वह दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे। उनके बीच में बोलते हुए हेजल ने कहा, अब तक तो बहुत बार खोए हुए लोगों को मिलते हुए सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। अगर तुम दोनों की बातें और आपसी मेल मिलाप ख़त्म हो गया हो तो आगे बात करें कि क्या करना है। उर्मिला आंटी और राजकुमारी तपस्या, यह दोनों यही चाहते हैं कि मैं अभिमन्यु से दूर रहूं। गलती से भी प्रताप सिंह को पता ना चले कि मैं कौन हूँ, तपस्या ने उदास स्वर में कहा। सिर्फ वह लोग ही नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, अभिमन्यु ने काफ़ी रूखे तरीके से जवाब दिया। बस भी करो यार, अब तुम कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहे हो। तुम दोनों अपने आपसी झगड़े को भूलो और एक दूसरे के फिर से दोस्त बन जाओ। हमें सारी कड़ियाँ जोड़कर इस मुसीबत से निपटने का रास्ता निकालना होगा। गौरव ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देखा जाए तो रास्ता निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरी प्रॉब्लम की जड़ चंद्रवंशी ही है। यहाँ पर चंद्रवंशी लड़की की बलि दी जाती है और तपस्या के अलावा और कोई चंद्रवंशी लड़की मौजूद नहीं है। अगर वह महल और हम सब से दूर चली जाए तो शायद ये खतरा टल सकता है। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ। उन्नति ने अभिमन्यु की बात पर सहमति जताई। ठीक है, फिर वोट कर लेते हैं। मेजॉरिटी विंस। हम में से कौन कौन चाहता है कि तपस्या यहाँ से चली जाए ताकि यह सब मुसीबत टल सके, वह मेरी तरफ आ जाए। अभिमन्यु ने सुझाव देते हुए वोटिंग शुरू भी कर दी थी। उसका साथ देते हुए उन्नति के बाद हेजल भी उसी की तरफ आ गई। पार्थ तपस्या के पास खड़ा था, जबकि गौरव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। अभिमन्यु ने गौरव की तरफ देखकर कहा, कम ऑन, अब आप ही जाओ इस तरफ। हम दोनों तो पहले से ही दोस्त हैं और बहुत सी मुसीबतों का साथ में सामना किया है, लेकिन क्या गारंटी है कि तपस्या के यहाँ से जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तपस्या के पहले भी यहाँ बहुत सी चंद्रवंशी लड़कियों की बलि दी जा चुकी है, गौरव ने जवाब दिया। गारंटी यह है कि इसके बाद यह सिलसिला यहीं रुक जाएगा। यह दोनों ऊपर उस रूम में गए थे। इन्होंने खुद अपनी आँखों से वहाँ रखे घड़े में बहुत कम खून देखा था। इसका मतलब उनके पास बलि देने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं है। जब बलि देने के लिए खून ही नहीं रहेगा तो वह चारों अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही है मुसीबत भी। अभिमन्यु ने सारी बातचीत का निष्कर्ष निकाला। मुझे सिर्फ इस सिलसिले को ही नहीं रोकना, बल्कि राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह जी की आत्मा को भी आज़ाद करवाना है। कोई मेरा साथ दे या ना दे, राजकुमारी तपस्या और उनके पति मेरे साथ हैं, तपस्या ने कहा। उसकी बात सुनकर पार्थ उसकी तरफ आ गया। उसने कहा, मैं भी तपस्या के साथ हूँ और यही चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को आज़ादी मिले। हम उनके वंश से संबंध रखते हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उनकी मुक्ति के द्वार खोलें। एक छोटे से सेल्फिश रीजन की वजह से या डर कर हम इनसे पीछे नहीं हट सकते। गौरव ने पार्थ की बात पर हामी भरी और वह भी उनकी तरफ आ गया। उसने अभिमन्यु से कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम तपस्या और घर वालों को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। साथ ही तुम्हें रावी की भी फिक्र है। हम तुम्हें रावी से शादी करने के लिए नहीं रोक रहे।
पर तुम्हें हमारा साथ देना होगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम और रावी खुशी खुशी शादी कर लेना। अभिमन्यु ने कुछ बोलने से पहले उन्नति और हेजल की तरफ देखा। वह उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले वह दोनों तपस्या के पास जाकर खड़ी हो गई। अब अभिमन्यु अकेला था। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर साथ ही मेरी एक शर्त है। अभिमन्यु ने उनका साथ देने से पहले कहा। बताओ, तपस्या ने पूछा। मैं माँ की बात से एग्री करता था। अब तो राजकुमारी तपस्या ने भी बोल दिया कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। अगर तुम दादा साहब के सामने गई या मेरे साथ रही तो उन्हें फील हो जाएगा कि तुम चंद्रवंशी हो। यह मैंने पहले भी फील किया है, तब मुझे काफ़ी अजीब लगा था। याद है उस रात हम दोनों साथ में थे और मैंने तुम्हें हग किया था। तब हम दोनों को ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। यह बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसी कल रात को आ रही थी। तुमने नीचे देखा तो तुम्हें बहुत सारी औरतें दिखाई दी थी। जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। तो इस मिशन पर काम करते हुए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और 2 टीम बनाएंगे। अभिमन्यु ने अपनी शर्त बता दी थी और साथ ही ऐसा करने का कारण भी। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। बाकी लोगों को भी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। सब ने अपना हाथ आगे किया और एक टीम के रूप में साथ देने का वादा किया। जब हम एक टीम बन ही गए हैं तो सबसे पहले अपनी टीम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब तक की कहानी को जानते हुए उनकी कमज़ोर कड़ियों और उनकी ताकत के बारे में बात करते हैं। फिर आगे के प्लान पर चलते हैं। टीम के बनते ही गौरव ने कहा। वह इस टीम की लीडरशिप कर रहा था। गौरव आगे कुछ कहता उससे पहले तपस्या बीच में बोली। देखा जाए तो हमारी टीम अधूरी है। अभी तक इसके 2 मेंबर आना बाकी है। उसकी बात सुनकर सब कोई उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। तपस्या ने उनकी नज़रों को भांपते हुए कहा। मैं राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में बात कर रही हूँ। उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। क्या वो हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आएंगे? अगर ऐसा होगा तो हमें और हेल्प मिलेगी, अभिमन्यु ने कहा। तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने हाथ में पहने कड़े को पकड़कर राजकुमारी तपस्या को वहां बुलाने की कोशिश करी। अगले ही क्षण राजकुमारी तपस्या महेंद्र प्रताप सिंह के साथ वहां थी। वह महेंद्र प्रताप सिंह को तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन राजकुमारी तपस्या को महसूस कर पा रही थी। उनके वहां आते ही तपस्या ने सबसे कहा, वो यहाँ आ चुकी हैं और अब हम सब मिलकर टीम के रूप में काम करेंगे। राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह के वहां आने के बाद वह सब आगे की प्लानिंग करने लगे। ऊपर अपने कक्ष में महेंद्र प्रताप सिंह सुभद्रा, सुनैना और सुकृति के साथ मौजूद थे। उन चारों के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। अभिमन्यु काफ़ी जिद्दी है, उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। ऊपर से हमें चंद्रवंशी भी नहीं मिल रही। एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही हैं। प्रताप सिंह ने हल्के गुस्से में कहा। आप चिंतित मत होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी तक हमारे पास इतना रक्त मौजूद है कि हम अपनी जान बचाने के लिए कालखोर को अर्पित कर सकते हैं। सुभद्रा ने उन्हें आश्वासन देने की कोशिश की। प्रताप सिंह उस वक्त काफ़ी गुस्से में थे। सुभद्रा का आश्वासन देना कोई काम नहीं आया।
वह गुस्से में अपनी जगह से खड़े होकर बोले, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें वह जीवन नहीं चाहिए जो हमें तुम तीनों के बिना बिताना पड़े। हमारी जान बचाने के लिए तो तुम कालखोर के सामने रक्त अर्पित कर दोगी, लेकिन हमारे साथ रहने के लिए रक्त बंधन वाला रक्त कहाँ से लेकर आओगी सुभद्रा? उसकी बात सुनकर सुभद्रा चुप हो गई। सुभद्रा के बजाय सुनैना ने धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, स्वामी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बीते कई सालों से कोई चंद्रवंशी लड़की नहीं मिली है। इस वजह से हमें रक्त बंधन करने का कोई मौका ही नहीं मिला, और अगर रक्त बंधन का रक्त अर्पित नहीं किया गया तो हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्या हम तीनों फिर से मर जाएंगे जीजी? सुकृति ने पूछा। किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी ही उनका जवाब थी। हम आपके बिना नहीं रहना चाहते। कोई भी रास्ता निकालो, परंतु हमें आपके बिना नहीं रहना। सोचा था इस बार आखिरी बलि देकर इस झंझट से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे और हम अमर हो जाएंगे, फिर एक साथ आ जाएंगे, फिर किसी तरह की बलि नहीं देनी पड़ेगी। परंतु आखिरी बलि के समय ही ऐसा होना ज़रूरी था क्या? प्रताप सिंह को काफ़ी निराशा महसूस हो रही थी। हम आपको इस तरह हताश नहीं देख सकते। हमने कहा ना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप खुद को शांत कीजिए। सुभद्रा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की। वो चारों अपने कमरे में खड़े इस विषय में बातें कर रहे थे। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। चारों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हम हैं बड़े दादा साहब, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाहर से रावी की कांपती हुई आवाज़ आई। वह काफ़ी हिम्मत करके ऊपर आई थी। उसके चेहरे पर भी डर साफ नज़र आ रहा था। सच जानने के बाद प्रताप सिंह का सामना करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। प्रताप सिंह ने उसे अंदर बुलाने से पहले एक नज़र अपनी तीनों रानियों की तरफ देखा। सुभद्रा ने पलकें झपकाकर उसे अंदर बुलाने की अनुमति दी। आ जाओ, हम यहीं पर हैं, प्रताप सिंह ने कड़क आवाज़ में जवाब दिया। रावी धीमी कदमों से चलती हुई अंदर आ रही थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, सुभद्रा, सुनैना और सुकृति मूर्ति में बदल गई। अंदर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले उन तीनों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसे और भी ज़्यादा डर का अनुभव हो रहा था। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।